नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे थे फ़िल्टर्स। तो फ़िल्टर्स में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है पैसिव फ़िल्टर्स। तो पैसिव फ़िल्टर्स में कुछ समस्याएं आ रही थी। देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं आ रही थी। पहली बात तो पैसिव फ़िल्टर्स कौन होते हैं। पैसिव फ़िल्टर्स में हम क्या करते हैं कि जो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं उनको मिलाकर सर्किट बनता है। पैसिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? RLC जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करके हम पैसिव फ़िल्टर्स का डिज़ाइन करते हैं। तो पैसिव फ़िल्टर्स में क्या क्या समस्याएं आती हैं ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहला तो जो डिजायर्ड रिस्पांस प्राप्त करने के लिए कई सेक्शन को कैस्केड करने की आवश्यकता होती है। पहली तो ये समस्या थी कि बहुत सारे जो आपके टी और पाई नेटवर्क होते थे उनको आपस में कैस्केड करके नेटवर्क बनाया जाता था। दूसरा जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं 100 हर्ट्ज से 10 kHz, उसमें जो इंडक्टर का साइज होता है वो बड़ा होता है। ये दूसरी समस्या आ रही थी। तीसरी है लोडिंग की समस्या उत्पन्न होती है। और चौथा है कि यदि फ़िल्टर में गेन प्राप्त होता है तो साथ में एक्सटर्नल एम्पलीफायर का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब यदि आपको फ़िल्टर से गेन प्राप्त करना है तो हमको एक्सटर्नल एम्पलीफायर का यूज करना पड़ेगा। तो इन समस्याओं के कारण क्या होता है, जो आपके इन समस्याओं के कारण जो है आपका पैसिव फ़िल्टर्स का जो यूज है वो बहुत कम होता है। तो इस क्या करते हैं फिर इसके लिए हम क्या एक्टिव फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं। तो एक्टिव फ़िल्टर्स ऐसे फ़िल्टर्स होते हैं जो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऐसे फ़िल्टर्स परपज जो सक्रिय युक्तियों सामान्यतः ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सहायता से बनाए जाते हैं एक्टिव फ़िल्टर्स कहलाते हैं। अब इस अब इसमें देखते हैं एक्टिव फ़िल्टर्स में यदि गेन प्राप्त करना होता है तो एक्टिव फ़िल्टर्स में इनपुट सिग्नल का एटुनेशन नहीं होता है, जबकि पैसिव फ़िल्टर में क्या होता है, इनपुट सिग्नल का एटुनेशन होता है। और इसके अतिरिक्त क्या होता है, एक्टिव फ़िल्टर को आसानी से ट्यून या एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक्टिव और पैसिव फ़िल्टर्स में कंपैरिजन पढ़ते हैं। तो पैसिव फ़िल्टर्स में क्या था? पैसिव फ़िल्टर्स में केवल पैसिव एलिमेंट्स ही यूज किए जा सकते हैं, जबकि एक्टिव फ़िल्टर्स में क्या होता है कि पैसिव फ़िल्टर्स के साथ हम एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ करके एक्टिव फ़िल्टर्स को बनाते हैं। जैसे आपके जो एक्टिव एलिमेंट्स हो गए ट्रांजिस्टर या ओपैम्प का यूज़ करके हम एक्टिव फ़िल्टर्स बना लेते हैं। दूसरा है पैसिव फ़िल्टर्स में यह इनपुट सिग्नल को गेन प्रदान नहीं कर सकते हैं, अतः एक्सटर्नल एम्पलीफायर यूज़ करना पड़ता है। दूसरा एक्टिव फ़िल्टर्स में क्या है, यह इनपुट सिग्नल को गेन प्रदान कर सकते हैं। पैसिव फ़िल्टर्स में क्या होता है कि इसमें गेन नहीं प्राप्त होता है, इसके लिए हमको एक्सटर्नल एम्पलीफायर के यूज़ करना पड़ता है। एक्टिव फ़िल्टर्स में ऐसा नहीं है, ये इनपुट सिग्नल को गेन प्रदान करता है। तीसरा है पैसिव फ़िल्टर्स में इनमें इंडक्टर प्रयुक्त किए जाते हैं। एक्टिव फ़िल्टर्स में इनमें इंडक्टर प्रयुक्त नहीं किया जाते। पैसिव फ़िल्टर्स में चौथा पॉइंट है, इसमें लोडिंग की समस्या होती है। एक्टिव फ़िल्टर्स में इसमें लोडिंग की समस्या नहीं होती है। पैसिव फ़िल्टर्स में ये महंगे होते हैं तथा इनकी ट्यूनिंग मुश्किल होती है। एक्टिव फ़िल्टर्स में क्या है, ये सस्ते होते हैं तथा इनकी ट्यूनिंग आसान होती है। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटेड सर्किट, जो एक प्रकार का बेसिक लो पास एक्टिव फ़िल्टर होते हैं। तो इसका सबसे पहले तो हम सर्किट देखते हैं। ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, ये एम्पलीफायर का इनपुट टर्मिनल होगा, ये आपका आउटपुट टर्मिनल हो गया। तो आपको पता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। एक इन्वर्टिंग एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, जो वी आई है आपका वो इनपुट सिग्नल का वोल्टेज है और जो वी नॉट है आपका वो आउटपुट वोल्टेज है। अब क्या, यदि हम इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आइडियल कंडीशन माने तो इसमें क्या है, जो आपका V1 है वो उसको हमने ग्राउंड किया गया है। तो इसका मतलब हुआ कि जो V1 का जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा
और आइडियल कंडीशन में क्या होता है, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टेड टर्मिनल जो होता है उसको वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। इसका मतलब हुआ जो V1 का जो वोल्टेज होगा वही V2 का वोल्टेज होगा, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो R रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है IR, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो IR इक्वल टू हो जाएगा VI माइनस का V2 अपॉन R। V2 की वैल्यू क्या है, 0 हो गई, तो IR इक्वल टू हो जाएगा VI अपॉन R। इसी तरह जो कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है IC, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो IC की वैल्यू होगी V2 माइनस V0 अपॉन XC। तो V2 की वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस V0 अपॉन XC। XC की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन जे ओमेगा सी, तो XC की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन जे ओमेगा सी। तो IC की वैल्यू हो जाएगी माइनस का V0 इंटू जे ओमेगा सी। चूँकि जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, इसलिए जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनलों में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। इसका मतलब हुआ जो IR इक्वल टू IC। तो IR की वैल्यू क्या है, VI अपॉन R अपॉन IC की वैल्यू है माइनस का V0 इंटू जे ओमेगा सी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, V0 की वैल्यू निकाल देंगे, तो V0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस VI अपॉन R इंटू 1 अपॉन जे ओमेगा सी। यहाँ से आ जाएगा V0 इक्वल टू माइनस VI अपॉन जे ओमेगा RC। अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेटर का वोल्टेज गेन निकाल लेंगे। तो वोल्टेज गेन का जो फार्मूला होता है वो होता है AB इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। AB इक्वल टू V0 अपॉन VI। तो यहाँ से V0 अपॉन VI का रेशियो निकाल देंगे, जिसकी वैल्यू होगी माइनस 1 अपॉन जे ओमेगा CR। तो वोल्टेज गेन की वैल्यू हो गई AB इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ CR। ओमेगा की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 2 पाई एफ की वैल्यू रख देंगे, 2 पाई एफ रख देंगे। तो AB इक्वल टू माइनस 1 अपॉन जे 2 पाई एफ CR। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा जो वोल्टेज गेन है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से देखिए फॉर्मूले से, AB इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि लो फ्रीक्वेंसी पर गेन अधिक होगी, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज जो गेन होगा वो कम होगा। अर्थात जो इंटीग्रेटर होगा वो लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी को वो ब्लॉक करेगा। इस प्रकार ये एक प्रकार का लो पास फिल्टर की तरह कार्य कर रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि जो ऑपरेशन इंटीग्रेटर है वो एक प्रकार का लो पास एक्टिव फिल्टर की तरह कार्य करता है। फिल्टर में हम आगे बढ़ते हैं, बटरवर्थ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर। तो इसमें हम देखते हैं ये बटरवर्थ लो पास फिल्टर का सर्किट हो गया, ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, ये इसके 2 टर्मिनल हो गए, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया, ये आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल हो गया। तो इस सर्किट से आपको पता चल रहा होगा कि जो आपका इनपुट सिग्नल है वो हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में दिया गया है। जो आपका VN है वो इनपुट सिग्नल का वोल्टेज हो गया। एक RC सर्किट भी साथ में लगा दिया गया हमारे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में। ये जो RC नेटवर्क है आपका, इसको फिल्टरिंग के लिए यूज़ करते हैं, और जो R1 और RF जो फिल्टर के वो गेन के मान को निर्धारित करते हैं। अब हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। अब क्या किया, सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमने ये इसमें क्या किया, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से जो V1 की वैल्यू आएगी, V1 इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा सी अपॉन R प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी इंटू VN। तो यहाँ से V1 की वैल्यू हो जाएगी V1 इक्वल टू VN अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा RC। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ रख देंगे, तो V1 की वैल्यू हो जाएगी V1 इक्वल टू VN अपॉन 1 प्लस जे 2 पाई एफ इंटू RC।
और जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो होगा वी नॉट इक्वल टू 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी वन। अब वी वन की वैल्यू उठा के वी नॉट में रख देंगे तो वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी इन अपॉन 1 प्लस जे 2 पाई एफ आर सी। अब इसको फर्दर रीअरेंज कर लेते हैं तो वी नॉट अपॉन वी एन इक्वल टू हो जाएगा ए एफ अपॉन 1 प्लस जे एफ अपॉन एफ एच, जहाँ पे वी नॉट अपॉन वी एन जो है वो आपका गेन ऑफ द फिल्टर है, ठीक है। और जो ए एफ है उसकी वैल्यू है 1 अपॉन आर एफ अपॉन आर। ए एफ इक्वल टू जाएगा 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन। ए एफ क्या है आपका पास बैंड गेन ऑफ द फिल्टर है, जो आपका फिल्टर का पास बैंड गेन है, ये 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन, ये हो गया आपका ए एफ। और जो एफ हो गई आपकी वो हो गई जो इनपुट सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी, एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल। और जो एफ एच है आपका, एफ एच की वैल्यू है 1 अपॉन 2 पाई आर सी, ये जो होगी आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी फिल्टर की। तो इस तरह से हमने इस गेन का फार्मूला रीअरेंज किया है। तो गेन हो गया वी नॉट अपॉन वी एन इक्वल टू ए एफ अपॉन 1 प्लस जे एफ अपॉन एफ एच। अब हम क्या करेंगे, जो गेन आया उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो गेन का मैग्नीट्यूड से जाएगा तो मॉडुलस ऑफ वी नॉट अपॉन वी वन पी इन इक्वल टू ए एफ अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एफ अपॉन एफ एच का होल स्क्वायर। और फेज एंगल निकाल लेंगे तो फेज एंगल के लिए क्या करेंगे, फाई इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी एन का एंगल जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी माइनस tan इनवर्स एफ अपॉन एफ एच होगा। अब हमको ग्राफ खींचने के लिए हमको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे पता होना चाहिए कि गेन कितना होगा। तो उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम जो बहुत कम फ्रीक्वेंसीज लेते हैं। तो बहुत कम फ्रीक्वेंसीज के लिए डैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी हमने इनपुट सिग्नल की ली है वो हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बहुत कम है। एफ इज़ लेस देन इक्वल टू एफ एच। तो वो कम फ्रीक्वेंसीज पे क्या होगा, कम फ्रीक्वेंसीज पे हमारा जो होगा एफ अपॉन एफ एच है वो हमारा 1 से बहुत कम होगा। जब ये वैल्यू हमारी 1 से बहुत कम होगी तो अंडर रूट 1 प्लस एफ अपॉन एफ एच का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 के बराबर होगी। यदि ये 1 के बराबर हो गया तो जो गेन होगा मॉडुलस ऑफ वी नॉट अपॉन वी एन वो किसके बराबर हो जाएगा, ई एफ के बराबर हो जाएगा। तो कम फ्रीक्वेंसी पे जो मॉडुलस होता है गेन का वो हमारा ई एफ के बराबर होता है। अब दूसरी हम केस देखते हैं, जब हमारी जो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो एफ एच के इक्विवेलेंट हो, एफ एच के हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। तो गेन देखते हैं कितना होगा। तो वी नॉट अपॉन वी एन क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन, यहाँ पे एफ की जगह एफ एच रख देंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी पूरी कितनी आ जाएगी, √2। तो मॉडुलस ऑफ वी नॉट अपॉन वी एन इक्वल टू हो जाएगा ए एफ अपॉन √2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.707 ए एफ। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा गेन होता है उसकी वैल्यू है 0.707 ए एफ। हम तीसरा केस देखते हैं, जब हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से जो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वो बहुत ज़्यादा हो। तो हाई फ्रीक्वेंसीज पे क्या होगा, जब हाई फ्रीक्वेंसी लेंगे तो एफ अपॉन एफ एच की जो वैल्यू होगी वो 1 से बहुत ज़्यादा होगी। जब ये वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होगी तो अंडर रूट 1 प्लस एफ अपॉन एफ एच का होल स्क्वायर की वैल्यू हमारी ऑलमोस्ट एफ अपॉन एफ एच आएगी। ये जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी, एफ अपॉन एफ एच। और एफ अपॉन एफ एच जो है वो 1 से बहुत ज़्यादा है। तो जो गेन होगा मॉडुलस ऑफ वी नॉट अपॉन वी एन वो ए एफ से बहुत कम होगा, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल जो वैल्यू जो होगी वो ए एफ से कम होगी जो गेन आएगा। अब इसको ग्राफ से समझते हैं। तो ग्राफ खींचते हैं वोल्टेज गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो ये एफ एच आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई। तो आपने देखा कि 0 से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसीज पर ये कैसा है, लो पास फिल्टर की तरह काम कर रहा है।
और इसका जो वोल्टेज गेन है वो कांस्टेंट आ रहा है, उसकी वैल्यू है AF तक। तो जब फ्रीक्वेंसी हमारी लो फ्रीक्वेंसी होती है और FS से कम होती है तो हमारा जो वोल्टेज गेन होता है वो कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू AF आती है। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे कितनी वैल्यू है हमने नीचे निकाला था, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जो वैल्यू आती है 0.707 AF आती है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे इतनी वैल्यू हो गई। इसके बाद कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर की फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, हमारा जो वैल्यू जो गेन की जो वैल्यू है वो AF से बहुत कम हो जाती है। तो ये जो वैल्यू देखिए आप ग्राफ से AF से कम होती जा रही है। तो इस तरह ये ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे क्या है कि -20 dB पर डिकेड, जब आपका जो वोल्टेज गेन का ग्राफ है वो चेंज होता है तो उसमें -20 dB का डिकेड होने लगता है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे ग्राफ से कि 0 से FS तक की जो बैंड है वो पास बैंड है और FS से हाई फ्रिक्वेंसी तक का वो हमारा स्टॉप बैंड होगा। तो ये एक प्रकार का लो पास फिल्टर की तरह काम कर रहा है। अब लो पास फिल्टर को डिज़ाइन कैसे करेंगे, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला है कि सबसे पहले कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो FH का है उसका मान सिलेक्ट करना होता है। दूसरा पॉइंट है जो C का मान है वो है लगभग 0.1 माइक्रोफैरड या कम सेलेक्ट करते हैं। तीसरा है जो R की वैल्यू है उसको F/1/2 पाई FH इंटू C से R की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है पास बैंड पर जो आपका डिजायर्ड गेन प्राप्त करना होता है उसके लिए R1 तथा RF के मान का चयन करते हैं। तो कैसे करेंगे, EF = 1 + RF/R1, इस फॉर्मूले से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं सेकेंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर। तो अभी इसके पहले हमने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर, अब पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर लो पास बटरवर्थ फिल्टर। तो इसमें क्या सेकेंड ऑर्डर जो बटरवर्थ फिल्टर में क्या होता है, जो स्टॉप बैंड का जो रिस्पांस होता है उसमें जो रोल ऑफ होता है वो 40 dB पर डिकेड की दर से होता है। फर्स्ट ऑर्डर में जो रोल ऑफ होता है वो 20 dB पर डिकेड होता है और सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा 40 dB पर डिकेड की दर से होता है। अर्थात स्टॉप बैंड में जो गेन होता है 40 dB पर डिकेड की दर से घटता है। और सेकेंड ऑर्डर फिल्टर का जो रिस्पांस होता है वो फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर से बेहतर होता है, क्योंकि जो स्टॉप बैंड की रोल ऑफ जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर की उससे अधिक होता है। सेकेंड ऑर्डर फिल्टर को फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर में एक अतिरिक्त RC नेटवर्क संयोजित